अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 5th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ लर्निंग थीरीज़ एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजैल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे की टर्म्स, हमारे साथ लर्निंग के हवाले से जितनी भी है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद फिर हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर बात करेंगे कि हमारे साथ लर्निंग के कौन से प्रिंसिपल है, ठीक है। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्निंग को कि एडल्ट लर्नर में कौन सी खसूसियात जो है पाई जाती है, तो उन खसूसियात के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम एडल्ट और चाइल्ड लर्निंग के दरमियान जो डिफरेंसेस है तो उन डिफरेंसेस को हम वाज़े करेंगे और एडल्ट और चाइल्ड लर्निंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम वो तमाम फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लर्निंग को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, उस पर असरअंदाज होती है। इसके साथ साथ हम डोमेन ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ लर्निंग के जो 3 बुनियादी डोमेन है, जिसमें एक हमारे साथ कॉग्निटिव डोमेन है, एक हमारे साथ इफ़ेक्टिव डोमेन है और एक हमारे साथ साइकोमोटर डोमेन है। तो इन तीनों डोमेन को डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम किस तरह से अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके हवाले से डिटेल के साथ आज के लेक्चर में बात होगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो उसको जो है लेक्चर के दौरान अपने साथ नोट डाउन किया करें। बाद में लेक्चर के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो सवालात कर सकते हैं और अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे की टर्म्स की। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग, मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स को अभी टीच कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को के साथ जो है मैं नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से आप लोग जो है मुझसे सीख रहे हैं, आपकी जो लर्निंग है उसमें इजाफा हो रहा है। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मैं आप स्टूडेंट के साथ इंफॉर्मेशन या नॉलेज या किसी भी किस्म के स्किल्स जो है आप स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ या आपको कोई ऐसा टास्क देता हूँ जिसमें आप बजाते खुद इन्वॉल्व होकर, ठीक है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से उससे आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम टीचिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि डिफिनीशन भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल्स टू लर्नर्स or trainees and to by their own action make them change their attitude and behavior is called teaching, ठीक है। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज या स्किल्स जो है आपको सिखाए जाते हैं या आपको कोई टास्क दिया जाता है और उस टास्क को जो है आप परफॉर्म करते करते सीखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एटीट्यूड और जो बिहेवियर होता है उसमें मॉडिफिकेशन आती है, उसमें बेहतरी आती है। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम टीचिंग कहेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टर्म है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फैसिलिटेशन कहते हैं। फैसिलिटेशन से क्या मुराद है? फैसिलिटेशन से मुराद गाइडेंस है। आप किसी को फैसिलिटेट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट जो है मुझसे सीख रहे हैं, मुझसे लर्निंग कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को जो है मिसाल के तौर पर एक स्किल्स जो है वो नहीं आ रही, तो वो स्किल मैं आप स्टूडेंट से परफॉर्म कराता हूँ और उस स्किल के दौरान मैं आपको जो है सपोर्ट करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ
हूँ कि आईवी लाइन को जो है आप लोगों ने इस तरह से पास करना है। आईवी लाइन को पास करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, ठीक है, वो क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको जो है गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एज अ गाइडर के तौर पर, एज अ फैसिलिटेटर के तौर पर रोल जो है प्ले कर रहा हूँ। तो इसको हम फैसिलिटेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को, जिसमें मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। सो फैसिलिटेशन इज टू गाइड participant through a process of discussion, reflection and self अर्निंग इज कॉल्ड फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप अपने पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, या तो आप उनके साथ कोई टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हो और उस टॉपिक के ज़रिए जो है उनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, या उनसे कोई काम करके उनसे फिर आप रिफ्लेक्शन लेते हो, उनकी राय मालूम करते हो कि ये काम करने के दौरान आप किस तरह से फील कर रहे थे, काम करने से पहले आपके जज्बात कैसे थे, ठीक है, और काम करने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं। तो ये आप उनसे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सेल्फ अर्निंग भी है, मतलब खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें हम किस प्रोसेस में करते हैं, फैसिलिटेशन में करते हैं। इसके बाद फिर हमारे साथ जो तीसरा टर्म आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग तो आप सब स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और मैंने आपको काफ़ी आसान अल्फाज में पढ़ाया भी है कि लर्निंग ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई सिचुएशन जो है एक्सपीरियंस करते हैं, कोई इवेंट जो है फेस करते हैं। तो उस इवेंट को फेस करने के दौरान आप चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करते हैं, आपके माइंड में जो चीज़ें समझ आने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किल्स और बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं, मॉडिफिकेशन आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लर्निंग कहेंगे, ठीक है। द प्रोसेस इन विच changes occurred in skills and behavior as a result of experience, ठीक है। एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आप कोई काम कर ले और उस काम को करने के बाद आपके स्किल्स और बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या की, आपने लर्निंग कर ली, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेनिंग भी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी शख्स की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो उस वर्किंग कैपेसिटी में हम पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एक चीज़ को बार बार करने से, मिसाल के तौर पर जब फर्स्ट टाइम आप आईवी लाइन पास कर रहे थे तो आप जो है इतने काबिल नहीं थे, आप जो है बहुत ज़्यादा नर्वसनेस का शिकार थे, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से मैंने जो है आईवी लाइन को जो है पास करना है, किस तरह से मैंने वेन्स को जो है आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है, और उसके बाद किस तरह से मैंने आईवी लाइन को किस एंगल पर जो है इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही थी, लेकिन जब आपने मुसलसल अपने सीनियर नर्सिस को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो मतलब पर डे के लिहाज से आप 2-3 दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस करते, तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसमें पॉजिटिवली एफिशिएंसी आ गई, उसमें पॉजिटिवली इम्प्रूवमेंट आ गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए पॉजिटिव चेंजेस जो है हमारे वर्किंग कैपेसिटी में आती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेनिंग कहेंगे। पॉजिटिव चेंजेस से मुराद ये है कि इम्प्रूवमेंट आती है, हमारे जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है उसमें बेहतरी आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेनिंग कहेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एंड्रागोजी की तरफ। एंड्रागोजी किसे कहते हैं, एंड्रागोजी से मुराद एडल्ट लर्निंग है। अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ 3 बुनियादी स्टेजेस है लर्निंग के, ठीक है, जिसमें पहला हमारे साथ पीडागोजी कहलाता है। पीडागोजी मीन चाइल्ड लर्निंग, ठीक है, जबकि जिसमें चाइल्ड जो है वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने
ट्रेनर पर, अपने जो टीचर्स होते हैं उन पर, अपने जो फैसिलिटेटर है उन पर टोटल जो है क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं और उनके बगैर वो कोई भी टास्क जो है मुकम्मल नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह से फिर मैंने आपको एंड्रागोजी के हवाले से भी बताया था कि एंड्रागोजी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एडल्ट लर्नर होते हैं। इसमें जो एडल्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनकी सेल्फ कंसेप्ट होती है और ख़ुद से जो है वो डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एंड्रागोजी इसको कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारे साथ डेवलपमेंटल लर्निंग स्टेज है वो हमारे साथ जिरागोजी है। जिरागोजी से मुराद ये है कि जो ओल्ड एज लर्नर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिरागोजी कहते हैं। मतलब जिनकी उम्र जो है, एज जो है वो 50 प्लस हो या 60 प्लस हो, तो उनको भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्या होती है, सीखने की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो ओल्ड एज लर्निंग होती है इसको हम जिरागोजी कहते हैं। तो ये 3 बुनियादी डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्निंग के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल के साथ उस लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने यूनिट नंबर 3 या 2 को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग जो है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल सेलेक्ट करके वहाँ से यूनिट वाइज लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंड्रागोजी की बात हम कर रहे हैं। एंड्रागोजी क्या है? एंड्रागोजी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्न्स। ठीक है, ये असल में हमारे साथ एक ऐसा आर्ट और एक ऐसी साइंस है जिसके ज़रिए हम अपने जो एडल्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, एक ख़ास ट्रेनिंग, एक ख़ास टेक्निक्स के ज़रिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एडल्ट होते हैं वो ये पसंद नहीं करते कि हमें कोई डायरेक्शन दे, हमें कोई गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करे या हमें कोई फैसिलिटेट करे, क्योंकि इसमें एडल्ट जो है वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो जो भी काम करे तो ख़ुद से करे, ख़ुद के ज़ोर पे करे। ठीक है, और ख़ुद को सोच समझ कर जो है अपने डिसीजन ले। तो इस तरह से इनको सिखाने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स, ट्रेनिंग स्किल्स जो है वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। सो इस आर्ट और साइंस को हम क्या कहते हैं, एंड्रागोजी कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एडल्ट्स आर पर्सन विद सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ डायरेक्टिंग एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एडल्ट्स यूजुअली हमारे साथ वो लोग होते हैं जिनका अपनी एक सोच होती है। ठीक है, जो कि अपनी ख़ुद से जो है काम करने को पसंद करते हैं और दूसरे लोगों की जो डायरेक्शन या गाइडेंस है उसको लेना पसंद नहीं करते। और इसी तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियों के तौर पर जो है उसको क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से गुजारने की कोशिश करते हैं और पसंद करते हैं। एडल्ट्स आर नॉट कंटेंट सेंटर, दे आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड दे नीड एंड वांट यूज़फुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिडली अडॉप्टेड। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं तो वो कंटेंट सेंटर नहीं होते। मतलब किसी चीज़ को सीखने के लिए उनको जो है वो नॉलेज या उनको जो है एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये अपने लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसी प्रॉब्लम को जो है एक्सपोज होते हैं, तो उसी प्रॉब्लम के तहत, उसी प्रॉब्लम के सोल्व करने के लिए जितनी भी इनको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जितनी भी इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस टाइम के बेस पर जो है ये लोग क्या करते हैं, फिर उस रिसोर्सेज को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उस प्रॉब्लम के हवाले से नॉलेज गेन करते हैं और इसी तरह से अपने प्रॉब्लम्स को जो है ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एडल्ट नीड्स अ क्लाइमेट that enables them to assume responsibility for their learning। ठीक है, इसी तरह से एडल्ट जो है ये लोग एक ऐसे माहौल को जो है पसंद करते हैं, एक ऐसे माहौल की इनको ज़रूरत पड़ती है जो कि इनको जो है इस काबिल बनाए कि ये जो भी लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उसको अपनी ज़िम्मेदारी के बेस पर करते हैं और ख़ुद से जो है वो लर्निंग करते हैं। तो ऐसे माहौल को एडल्ट जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ पर इन पर किसी किस्म की रोक टोक ना हो, किसी किस्म की लोगों की जो एडवाइस है इनको सुनने को ना मिले, ठीक है, किसी किस्म की गाइडेंस जो है लोग इनको ना दे, बल्कि जो भी काम ये लोग कर रहे होते हैं तो उसको जो है अपनी ज़िम्मेदारी के बेस पर वो लोग क्या कर रहे होते हैं, काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं।
प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। अब एडल्ट लर्निंग की अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, तो बेस्ड ऑन नॉल्स मॉडल की बुनियाद पर लर्नर्स, जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोलैबोरेटिंग इन प्लानिंग देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एडल्ट लर्नर जो है इनके लिए जो प्रिंसिपल है, जो उसूल है, तो नॉल्स मॉडल्स के मुताबिक लर्नर जो है क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को जो है एक्सेप्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करने के लिए, प्लान करने के लिए। मतलब उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया होता है, जो भी वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिस इवेंट, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो लोग जब प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग के दौरान ये लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है, तो इस कोलैबोरेशन की जो जिम्मेदारी है, इसको एक्सेप्ट करना ये एडल्ट लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला उसूल है एडल्ट लर्निंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा उसूल क्या है, अडॉप्ट गोल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एज देयर ओन गोल्स। ठीक है, इसी तरह से जब ये लोग किसी इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, किसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, तो इस दौरान इन्होंने अपने लिए ख़ुद गोल जो है बनाने होंगे, जिसका बुनियादी मकसद यही होगा कि इन सिचुएशन, इन इवेंट से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, गेनिंग करें। ठीक है, इसके अलावा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो इस एक्सपीरियंस, इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इन लोगों ने क्या करना होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ख़ुद से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उठानी पड़ेगी, मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब तक ये लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे अपने प्रॉब्लम्स को ख़ुद से सॉल्व करने में, तब तक इनकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, पेज देयर ओन लर्निंग। इसी तरह से अपने लर्निंग को ये लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट इन मॉनिटरिंग देयर ओन प्रोग्रेस। और इसी तरह से एडल्ट लर्नर की एक प्रिंसिपल ये भी है कि ये अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी ख़ुद से क्या करेंगे, मॉनिटर करने में पार्टिसिपेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये लोग सही तरीके से लर्न कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हाउ टू लर्न इफ़ेक्टिवली। किस तरह से आप इफ़ेक्टिव तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, तो इसके लिए भी कुछ 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट। मतलब आपने जो सुना आप उसको भूल गए। ठीक है, मतलब आपने ये नहीं कहना कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, या सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है, बल्कि आपको चाहे जितनी भी आपके पास नॉलेज मौजूद हो, और जब आपको दूसरा बंदा जो है वो कुछ बता रहा हो, तो आपने उनको ये नहीं कहना कि नहीं मुझे तो इसके बारे में पता है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे तो हर चीज़ के बारे में पता है और ये सारी चीज़ें मैंने सुनी हुई है। ये आपने नहीं करना। ठीक है, तो इससे आप ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगी और ज़्यादा आप सीखेंगे। व्हाट आई सी आई रिमेंबर। जो चीज़ भी आप देखते हैं, ठीक है, उसको आपने याद रखना है। ठीक है, जिस तरह से भी आपको सिखाया गया होता है, तो उसको आपने उसी तरह से फॉलो करना होगा। ठीक है, उन स्टेप्स को आपने याद रखना होगा। व्हाट आई डू आई नो। और इसी तरह से जो कुछ भी आप कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, इससे मुझ पर क्या असरात मुरतब होंगे, मेरे इर्द गिर्द माहौल पर क्या असरात इसके मुरतब होंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, इसको देखेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है फिर सीखने के लिए मिलेंगे और आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू लर्न इफ़ेक्टिवली। अब यहाँ पर एक बात फिर यहाँ पर जो है बताई गई है कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को इफ़ेक्टिवली जो है लर्न कर सकते हैं। सो पीपल डू नॉट लर्न एवरीथिंग दैट इज़ टॉट। मिसाल के तौर पर मैं अभी आप स्टूडेंट्स के साथ जो है लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, BSN 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी आप मुझे सुन रहे हैं और पोस्ट RN 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आप स्टूडेंट्स को अभी पढ़ा रहा हूँ, मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से
बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर एक बात जो है आपको याद रहे और आप जो है उसको अंडरस्टैंड करें। कुछ ऐसी बातें होगी जो कि आपको याद रह जाएंगी और कुछ ऐसी बातें होगी जिसको याद करने के लिए आपको दोबारा से मेरे इस लेक्चर को देखना होगा, मेरे स्लाइड्स को आपने पढ़ने होंगे, तो तभी वो सारी बातें जो है आपको फिर याद आएंगी जो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। सो इफ़ेक्टिवली लर्न करने के लिए हमारे साथ 3 चीज़ें हैं। वी लर्न ओनली 20% ऑफ व्हाट वी हियर। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है मोबाइल को, कंप्यूटर, लैपटॉप को एक साइड पे कर दे और कान में हेडफोन लगाकर सिर्फ मेरे लेक्चर को बाय ऑडियो जो है सुन रहे हो, तो बाय ऑडियो जो है सुनने की वजह से आप सिर्फ 20% जो है मेरे लेक्चर को लर्न कर सकेंगे, मेरे लेक्चर से सीख सकेंगे। इसी तरह से वी कैन यूज़ 40% ऑफ व्हाट वी हियर एंड सी। इसी तरह से अगर आप ऑडियो सुनने के बजाय मेरे लेक्चर के सामने बैठ जाए, ठीक है, और मेरे स्लाइड्स को भी आप देखें और साथ साथ मेरी आवाज़ को भी आप सुन रहे हो, तो इससे आपकी 40% लर्निंग होगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा लर्निंग होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो है जो देख रहे हैं, मतलब मेरे लेक्चर को भी देख रहे हैं, मेरी आवाज़ जो है उसको भी आप सुन रहे हैं और इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे हैं मेरे लेक्चर्स के, तो इससे आपकी जो लर्निंग है वो 80% होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस सारे लेक्चर से अब यहाँ पर जो स्लाइड है, इस स्लाइड का बुनियादी मतलब ये है कि अगर आप कुछ अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करें, उसको देखें कि क्या हो रहा है, क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, उसको सुने कि हमें इस चीज़ के हवाले से क्या बताया जा रहा है और फिर उसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है, उस सिचुएशन को अपने ऊपर जो है लाने की कोशिश करें। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह से करने से आप 80% उस चीज़ों को जो है सीख जाएंगे जिसके बारे में आप सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो MCQs के हवाले से ये वाले पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अपने साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। अब एडल्ट लर्नर्स के हम खसूसियात के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। देयर आर 6 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स अकॉर्डिंग टू मैलकॉलम नॉल्स, ठीक है, हु वाज वन ऑफ द पॉयनियर इन दिस फील्ड। मैलकॉलम नॉल्स जो है एडल्ट लर्निंग में ये क्या थे, स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने एडल्ट लर्नर के 6 बुनियादी खसूसियात के हवाले से बातें की है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जो एडल्ट लर्नर की खसूसियत है वो क्या है, वो सेल्फ डायरेक्टेड या ऑटोनोमस। सेल्फ डायरेक्टेड या ऑटोनोमस से मुराद खुद मुख्तारी है कि एडल्ट लर्नर जो है ये ज़्यादातर आपको खुद मुख्तार मिलेंगे, इंडिपेंडेंट मिलेंगे, ठीक है। इनको काम करने के लिए किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि बल्कि ये लोग जो भी काम करते हैं तो ख़ुद से जो है उसको करते हैं, ख़ुद से ट्रायल एंड एरर के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से ट्रायल एंड एरर के ज़रिए चीज़ों को लर्न करते हैं। सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। एडल्ट लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड एंड ऑटोनोमस होते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस में ये लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिवली इन्वॉल्व से मुराद ये है कि जो लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो सिचुएशन इन पर गुजर रही होती है, तो उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये लोग दूसरों की मदद नहीं लेते, दूसरों का सहारा नहीं लेते, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद से उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में। मेक चॉइसेस रिलेवेंट टू देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरह से इनके लर्निंग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उससे रिलेवेंट चॉइसेस जो है अपने लिए क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट देयर लर्निंग गोल। अपनी जो लर्निंग गोल है उसके मुताबिक जो है ये लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। व्हेन इट कम टू वर्कलोड प्रोएक्टिव इन मेकिंग डिसीजन एंड इन कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा जब इन पर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए तो काम के बर्डन
आने की वजह से इन्होंने पहले से जो है प्लानिंग की होती है किसी भी किस्म के डिसीजन के लिए कि अगर हम पर काम का लोड जो है वो बढ़ गया तो हम किस तरह से अपने जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने पहले से जो है डिसीजन लिए होते हैं और पहले से जो है ये लोग क्या होते हैं, तैयार बैठे होते हैं। इसी तरह से हमारे साथ एडल्ट लर्नर की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एडल्ट लर्नर यूटिलाइज नॉलेज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब यह है कि इन पर पहले जो गुजरा हुआ होता है, इन्होंने पहले जो मसाइल फेस किए होते हैं, जो मुश्किलात इन्होंने फेस किए होते हैं, तो उन्हीं मुश्किलात से वो लोग किस तरह से बाहर निकले थे, क्या राह अमल जो है इन्होंने इख्तियार किया था, तो उन सारी चीज़ों को ये लोग रिमाइंड करते हुए अपने जो मौजूदा प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो कनेक्ट देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस विद देयर करंट नॉलेज बेस एंड एक्टिविटीज़। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही। एजुकेटर नीड्स टू बी वेल वर्स इन हाउ टू हेल्प स्टूडेंट इन ड्राइंग आउट रिलेवेंट पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, इसी तरह से इस दौरान जो एजुकेटर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, तो उनके पास भी स्किल्स जो है ऐसे होने चाहिए कि वो बेहतर तरीके से अपने जो एडल्ट लर्नर्स हैं उनको उनके पास एक्सपीरियंसेस जो है वो रिमाइंड कराए और पास एक्सपीरियंसेस से उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रॉब्लम से निकाला था, तो उन्हीं नॉलेज को जो है यूटिलाइज करते हुए इनको जो है प्रेजेंट कंडीशन से बाहर निकलने की बारे में जो है इनको बताया जाता है। इन एडिशन, इसके साथ साथ एजुकेटर मस्ट नो हाउ टू रिलेट द सम ऑफ लर्नर एक्सपीरियंसेस टू द करंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और इसी तरह से जो ट्रेनर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचिंग करने वाले होते हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने पेशेंट के, अपने जो लर्नर है उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसको किस तरह से हमने उनके करंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर करना है कि पहले इनकी लर्निंग कंडीशन कैसी थी, लर्निंग स्टेटस कैसी थी और अब इनकी लर्निंग कंडीशन स्टेटस पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इनको पता होना चाहिए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स एडल्ट लर्नर की ये है कि एडल्ट लर्नर इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड से मुराद ये है कि इन लोगों का जो मकसद होता है, इन लोगों ने अपना जो मकसद सेट किया होता है, तो उसी मकसद पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग काम करते हैं और उसी मकसद को हासिल करने के लिए ये लोग जो है हाथ पैर मार रहे होते हैं। ठीक है, और इधर उधर जो है कंफ्यूज नहीं होते। एडल्ट लर्नर इज़ कैरेक्टराइज एज गोल ओरिएंटेड एंड इंटेंडेड लर्निंग आउटकम शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसी तरह से एडल्ट लर्नर जो है ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल ओरिएंटेड से मुराद ये है कि इन्होंने अपने जो गोल्स बनाए होते हैं, जो एम जो है सेट किया होते हैं, तो उन्हीं एम्स को पूरा करने में ये लोग क्या होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। और इसी तरह से अपने जो लर्निंग आउटकम है, ठीक है, उसको भी क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं कि जब हम ये काम करेंगे तो इससे हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो वंस द लर्नर गोल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, इट इज़ नाउ इमिनेंट to align the learning activities such that these objectives are fulfilled within a certain period of time। इसी तरह से जब एडल्ट लर्नर एक बार अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ये लोग अपने लर्निंग एक्टिविटीज़ को अपने गोल्स के मुताबिक कर लेते हैं और इसी तरह से ये लोग अपने गोल्स को जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दिस अप्रोच इज़ अ ग्रेट वे टू मैक्सिमाइज अ स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये वाला जो तरीका है, तो ये वाला तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें स्टूडेंट जो है ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा जो है ये चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है लर्निंग की।
चौथी जो हमारे साथ एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एडल्ट लर्निंग इज़ रिलेवेंसी ओरिएंटेड। रिलेवेंसी ओरिएंटेड जो है, रिलेवेंसी रिलेवेंट से निकला हुआ है। रिलेवेंसी से मुराद ये है कि इनके जो गोल्स होते हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ये लोग काम करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव से इधर उधर जो है नहीं जाते, बल्कि अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स पर ये लोग जो है काम करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर adults to learn is by relating the assigned task to their own learning goals। ठीक है, मतलब यह है कि इनको जो टास्क दिए गए होते हैं, इनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई होती है, तो उन जिम्मेदारियों को ये लोग अपने लर्निंग गोल्स के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमारे जो लर्निंग गोल्स है आया ये हमारे टास्क के साथ रिलेट करती है या नहीं, हमारे टास्क के साथ जो है ये मिलती जुलती है या नहीं। तो इस तरह से जब ये लोग अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं तो एक काम को करने की वजह से इनका जो दूसरा काम है वो भी हो जाता है। सो इफ़ इट इज़ क्लियर दैट द एक्टिविटीज़ दे आर एंगेज इनटू डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू अचीविंग देयर पर्सनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, देन दे विल बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू एंगेज इन प्रोजेक्ट्स एंड सक्सेसफुली कंप्लीट देम। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि अगर इनको ये बात वाज़ेह हो जाए कि इनको जो एक्टिविटीज़, इनको जो टास्क दिया गया है, इससे इनका अपनी ज़ाती जो मफाद है वो भी पूरे हो रहे हैं, तो फिर ये लोग इस टास्क को करने में मुकम्मल दिलचस्पी लेते हैं, मुकम्मल इसके लिए मोटिवेट रहते हैं और इसी तरह से इस काम को ये लोग बेहतर तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह से पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे साथ एडल्ट लर्नर की, वो ये है कि एडल्ट लर्निंग हाईलाइट प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, मतलब ये लोग जो है ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और जो भी इनको कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग प्रैक्टिकली जो है अमल करते हैं। प्लेसमेंट इज़ अ मीन of helping student to apply the theoretical concept learn inside the classroom into real life situation। मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स को अभी लर्निंग के हवाले से बता रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो टीच करने के बाद जब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आप लोगों ने इसको जो है ग्रुप में डिवाइड होकर आप लोगों ने जो है एक एक टॉपिक को प्रेजेंट करना है। किस तरह से प्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी टीच किए हो, तो उसके मुताबिक जब आप काम करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपकी जो लर्निंग है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी, वो मज़ीद इफ़ेक्टिव बनेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करेंगे, क्योंकि आपने जो थ्योरी बेस लर्निंग की थी तो उस थ्योरी को आपने जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की वजह से आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगी। It is very important for the educators to identify appropriate ways and convert theoretical learning to practical activities। वही बात है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी थ्योरी को जो है आप स्टडी करते हैं, तो उस थ्योरी को जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, उस पर जब आप अमल करेंगे, तो इससे आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफ़ेक्ट होगी। लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड व्हेन अप्रोप्रिएट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थियोरेटिकल नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन आर मेड क्लियर। ठीक है, वही बात है कि आपकी जो लर्निंग है ये तभी फैसिलिटेट हो सकती है, ये तभी इम्प्रूव हो सकती है जब आपने जो नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल किया हो, तो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को जब आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जो है उसको एक प्रैक्टिकली जो है उसको अप्लाई करें, तो इससे आपकी जो लर्निंग है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से हमारे साथ एडल्ट लर्नर की जो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो है एडल्ट लर्निंग इनकरेजेस कोलैबोरेशन। ठीक है, एडल्ट लर्नर्स थ्राइव इन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विद देयर एजुकेटर्स। एडल्ट लर्नर जो है ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इनके जो टीचर हैं, इनके जो उस्ताद हैं, ठीक है, उनके साथ इनका रिलेशनशिप जो है वो कोलैबोरेटिव हो। ठीक है, व्हेन लर्नर्स आर कंसीडर्ड बाय देयर इंस्ट्रक्टर एज अ कोलीग दे बिकम मोर प्रोडक्टिव। और इसी तरह से जब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को, अपने जो टीचिंग उनको
कर रहे होते हैं उनको अपने कोलीग कंसीडर करते हैं, उनको अपने फ्रेंड कंसीडर करते हैं, तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है ठीक है उसको जो है अपने लिए फ़ायदेमंद कंसीडर करते हैं। तो इससे उनकी जो लर्निंग है वो मज़ीद प्रोडक्टिव बन जाती है, मज़ीद इफ़ेक्टिव बन जाती है। व्हेन देयर कंट्रीब्यूशन आर एक्नॉलेज देन दे आर विलिंग टू पुट आउट देयर बेस्ट वर्क। और इसी तरह से टीचर्स को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स की जो हार्ड वर्किंग है, जो एफर्ट्स है उसको क्या करे, उसको एक्नॉलेज करे, उसकी तारीफ़ करे, उसको सराहे। तो इससे स्टूडेंट्स में क्या होगा, इससे स्टूडेंट्स में जज्बा पैदा होगा, उनमें जो है मज़ीद हार्ड वर्किंग करने की जज्बे जो है वो पैदा होंगे और इस तरह से उनकी जो बिहेवियर है वो मज़ीद इम्प्रूव होंगी और मज़ीद जो है वो लर्न कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एडल्ट एंड चाइल्ड लर्नर्स के दरमियान कंपैरिजन की, कि एडल्ट और चाइल्ड लर्निंग के दरमियान क्या क्या बातें जो है सेम है और कौन कौन सी बातें जो है वो मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले चाइल्ड एंड एडल्ट लर्नर की अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड लर्नर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं, हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर पर ये लोग इन्हिसार करते हैं, हमेशा अपने टीचर्स पर, अपने ट्रेनर्स पर ये लोग इन्हिसार करते हैं और उनकी गाइडेंस के बगैर ये कोई भी टास्क जो है ये मुकम्मल नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट लर्नर्स के हवाले से भी मैंने आपको ये बताया कि एडल्ट लर्नर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, इनकी अपनी एक सेल्फ कंसेप्ट होती है जिसमें ये लोग जो है किसी किस्म की जो अमल दखल है उसको पसंद नहीं करते। ये लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम जो भी काम करें उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर करें, जितने भी डिसीजन लें उसको अपनी ज़िम्मेदारी के बेस पर जो है वो डिसीजन लें, ठीक है। सो द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग प्रोसेस। चाइल्ड लर्निंग में जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है लर्निंग प्रोसेस जो है उनको कराते हैं और उनको चीज़ें लर्न करवाते हैं, जबकि एडल्ट लर्निंग में जो एडल्ट लर्नर होता है वो लर्निंग के लिए बज़ाते ख़ुद जो है ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। थॉट इन डायरेक्ट वे, इसी तरह से चाइल्ड लर्नर्स को जो है डायरेक्शन दी जाती है, उनको बताया जाता है, उनको गाइडेंस के ज़रिए जो है सिखाया जाता है, जबकि लर्नर्स आर एक्टिव एंड इंगेज, जबकि लर्नर जो है ये बज़ाते ख़ुद जो है मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है इंगेज होते हैं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इन एक्सपीरियंस, इसके अलावा जो चाइल्ड लर्नर्स होते हैं तो इनकी इतनी लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होते, जिसकी वजह से इनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। इसके अलावा जो एडल्ट लर्नर होते हैं तो चूँकि ये एडल्ट होते हैं जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई होती है, तो इन्हीं पुरानी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की वजह से पुराने जो लर्निंग स्टाइल इन्होंने यूज़ किए होते हैं तो उन्हीं लर्निंग स्टाइल से ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट कंडीशन को क्या करते हैं, उसको डील करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लर्न ब्लाइंडली, मतलब यह है कि चाइल्ड लर्नर जो है इनको सिर्फ थ्योरी जो है पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकली इनसे कोई काम जो है इस तरह से नहीं लिया जाता, जबकि एडल्ट लर्नर जो है ये ब्लाइंडली लर्न नहीं करते, बल्कि जो भी काम ये लोग करते हैं तो उसके पीछे जो वजूहात होते हैं, जो रीज़न होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से चाइल्ड लर्नर की जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब घर की तरफ से उन पर प्रेशर होता है, घर की तरफ से उनका एक खौफ लगी हुई होती है और एक जज्बा होता है घर की तरफ से कि अगर मैं काम ना करूं, ठीक है, तो घर वाले मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे सुनाएंगे। जबकि एडल्ट लर्नर्स की जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होती है, मतलब उनको अपनी लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, जिन प्रॉब्लम में वो मुब्तला हो जाए, तो उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो फिर ख़ुद से कोशिश करते हैं, ख़ुद से जो है उनके दिल में जो है एक चाह पैदा होती है कि यार इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने चाहिए और ख़ुद सॉल्व करने चाहिए और इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो इनकी जो मोटिवेशन है ये अंदरूनी होती है, जबकि चाइल्ड लर्नर की मोटिवेशन ये उनके एनवायरनमेंट की तरफ से उन पर होती है, ठीक है। फैक्टर्स दैट हैंडल लर्निंग, अब वो बातें जो कि आपकी लर्निंग कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ को जो है मुतासिर कर सकती है, तो इसमें पहले नंबर पर आपका माहौल आता है। अगर आप कोई माहौल जो है वो लर्निंग के लिए जो है सूटेबल प्रोवाइड ना हो, ठीक है, आप ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हो, जहाँ पर आप जो है अकेले स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस वजह से माहौल की ख़राबी की वजह से आप जो है
चीज़ों को बेहतर तरीके से लर्न नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से सोशियो कल्चर एस्पेक्ट के हवाले से अगर आपके कल्चर में जो एजुकेशन है उसको अगर सही नहीं माना जाता, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, अगर माशरे की तरफ से आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, तो तब भी आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो क्या होगी, मुतासिर होगी। साइकोलॉजिकली अगर आप डिप्रेस है, अगर आप एंजाइटी का शिकार है, अगर आप जो है मेंटली क्या है कंफ्यूज है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आप लर्निंग सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजिकली अगर आप मेंटली जो है सही नहीं है, ठीक है, मेंटली तौर पर आप थोड़े से बीमार है, ठीक है, और आप जो है अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है उसको सही तरीके से यूज़ करने से कासिर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को क्या करेगी, मुतासिर करेंगी और आप फिर सही तरीके से चीज़ों को लर्न नहीं कर सकेंगे। तो इन्वायरमेंटल या सिचुएशनल फैक्टर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरप्शन हो गई, ठीक है, किसी लोग जो है आपकी लाइफ में मुदाखलत करते हैं, आपकी स्टडी माहौल में क्या करते हैं, इंटरप्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टडी माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते लर्निंग को। लेक ऑफ प्राइवेसी, अगर आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन नहीं है, आपकी प्राइवेसी जो है वो लीक हो रही है, ठीक है, और आपकी जो स्टडी रूम है वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा है, तो इससे आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ मुतासिर होगी। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल स्टिमुलाई हो गए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके स्टडी रूम में प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम ना हो, वहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके स्टडी रूम के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नॉइस हो, शोर हो, शराबा हो, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है शोर कर रहे हो, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी और आप जो है लर्निंग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कंफर्ट लेवल, अगर आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होने की वजह से आप पर फिर स्टडी के हवाले से किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से आप फिर स्टडी नहीं कर पाते, सही तरीके से लर्निंग नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को मुतासिर करती है। सोशियो कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल के हवाले से मैंने आपको बताया वैल्यू सिस्टम का, कि अगर आपके कल्चर में एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, या एजुकेशन जो है मेल्स के लिए ज़्यादा है, फीमेल्स के लिए कम है, तो इसकी वजह से फ़ीमेल्स की जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो क्या हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है और वो जो है लर्निंग से महरूम रह जाती है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स के साथ उर्दू में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उर्दू को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं अब उर्दू के बजाय आप स्टूडेंट्स के साथ पश्तो बोलना शुरू करूँ और पश्तो में मैं आपको बताना शुरू करूँ कि जो लैंग्वेज है द लैंग्वेज डियर इम्पोर्टेंट रोल प्ले की जमुगा लर्निंग की, और को तासु ता सही लैंग्वेज में लो नशी नो तासु चिरे सही लर्निंग बा नशी कावले और तासु व व्यापा हिस्सा बाने में न पोई गई। तो ये मैंने पश्तो के कुछ अल्फाज, कुछ सेंटेंसेस आप स्टूडेंट्स के साथ बोले, तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या पश्तो में बोला। तो मैंने यही बोला कि अगर आपको आपके जो क्या कहते हैं जो लर्निंग एबिलिटीज़ है और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके मुताबिक आपको लैंग्वेज ना मिले, मतलब जिस लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उस लैंग्वेज में आपको लेक्चर ना मिले, ठीक है, आपको जो है इंस्ट्रक्शन ना मिले, तो आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे लर्निंग एबिलिटीज़ में, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान जो है वो एजुकेशन से बिलोंग नहीं करता, उनकी जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से नहीं है, उसमें ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड है, ठीक है, और कारोबारी है, तो वो लोग आपको यही कहेंगे कि यार एजुकेशन पे क्या करना है, अपना कारोबार है, बस आओ 10 तक क्लास को पढ़ो या 5 तक क्लास को पढ़ो, हिसाब किताब को अंडरस्टैंड करो और फिर आओ अपने बिज़नेस को स्टार्ट करो, दुकान में बैठ जाओ, एजुकेशन का क्या करना है। तो इस तरह की बातें जो है आपको सुनने मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका ख़ानदान, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, वो एजुकेशन से बिलोंग करती है, तो वो फिर आपको कहेंगे कि एजुकेशन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको मोटिवेट करेंगे एजुकेशन हासिल करने के लिए। लर्नर नॉन फ्रेंडली पॉलिसीज़, ठीक है। इसी तरह से लर्नर्स की जो नॉन फ्रेंडली पॉलिसीज़ है, मतलब ये है कि
जो लर्नर्स है, मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से बिहेव करूं कि मैं तो आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल जानता ही नहीं हूं, ठीक है, और हम सिर्फ लर्निंग की बातें करेंगे, सिर्फ स्टडी करेंगे और इधर उधर की गपशप नहीं लगाएंगे, तो इसकी वजह से फिर आप स्टूडेंट मुझसे बोर हो जाएंगे। आप स्टूडेंट जो है मुझसे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, और आप स्टूडेंट कहेंगे कि ये सर तो बहुत ज़्यादा बोर है और बहुत ज़्यादा सिर्फ एजुकेशन की बातें करते हैं, सिर्फ लेक्चर्स की बातें करते हैं और दूसरे हमारे साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करते। तो इसकी वजह से फिर आप लोग जो है मुझसे सीख नहीं सकेंगे। तो ये अपनी जो लर्निंग स्टाइल है इसको भी जो है सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल और डिस्पोजिशनल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एंजाइटी का शिकार है, फियर का शिकार है, या गुस्से का शिकार है, या डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग को बुरी तरह से मुतासिर करेंगे। इसी तरह से अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप बुनियादी टॉपिक को सही तरीके से कंप्रीहेंड करें, कंप्रीहेंड से मुराद उसको डीपली आप अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आप में मौजूद ना हो, तो तब भी आपकी लर्निंग क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी। इसी तरह से अगर आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो क्या हो, वो डाउन हो, जब आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो मोटिवेटेड ना होने की वजह से आप फिर चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, आप फिर चीज़ों को लर्न करने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, ठीक है। सो मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी मोटिवेशन ये है कि आप लोगों ने इंशाल्लाह BSN को कंप्लीट करना है, इसके लिए आप लोगों ने स्टडी करनी है। इसी तरह से पोस्ट RN स्टूडेंट्स की मोटिवेशन ये है कि इन्होंने पोस्ट RN को कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर फॉरेन कंट्रीज़ जाना है, वहाँ पर इन्होंने अच्छे अच्छे जॉब्स करने हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने हैं। आप स्टूडेंट BSN वालों ने भी जाने हैं। तो ये सब आपकी मोटिवेशन है। अगर आप अपनी मोटिवेशन को इस बेस पर रखेंगे तो जाहिर बात है फिर आप लोग मेहनत भी करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए लाजमी तौर पर मेहनत करनी पड़ती है, लाजमी तौर पर जो है टाइम देना पड़ता है स्टडी को, तो तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल में मिसाल के तौर पर अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पेन का शिकार है, आपका जिस्म जो है दर्द कर रहा है, सर में दर्द है, ठीक है, या आप थकावट का शिकार हुए हैं, या आप चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से सुन नहीं पा रहे, या चीज़ों को देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है उसको बुरी तरह से मुतासिर करेगी। अगर जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है तो इसकी वजह से आप ऑक्सीजन से महरूम रहेंगे, और ऑक्सीजन से महरूम रहेंगे तो फिर आप डिजीनेस का शिकार होंगे, आपका सर जो है वो चकराव होगा, सर जो है चक्कर आएगा, ठीक है, तो फिर आप चीज़ों पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह से आप चीज़ों को सही तरीके से लर्न नहीं कर सकेंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से आपकी लर्निंग जो सलाहियतें हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। इसी तरह से वो तमाम फैक्टर जिसकी वजह से आप अपने लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर मोटिवेशन है कि आप में मोटिवेशन होनी चाहिए, आप में जो है एक जज्बा होना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंटल कैपेसिटी, आपकी जो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है मतलब आपकी जो IQ लेवल है, ठीक है, आपकी जो सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रही हो, आपको जो है माहौल जो है लर्निंग वाला जो है वो मिला हुआ हो, आप जो है मिसाल के तौर पर अगर अकेले स्टडी बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो आपके लिए एक सेल्फ रूम जो है वो अवेलेबल हो जहां पर आप अकेले बैठकर स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा लर्निंग के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आप स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये लेक्चर जो है ये आपके लिए एक रिसोर्स है, एक ज़रिया है लर्निंग का, ठीक है। इसी तरह से बुक से आप स्टडी करते हैं वो भी एक रिसोर्स है, ज़रिया है। इसी तरह से आप गूगल से देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से देखते हैं, ठीक है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं लर्निंग के। इसी तरह से कल्चरली आपको जो है मोटिवेशन मिल रही है, लोग जो है आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है नर्स बनना है, आप लोगों ने पोस्ट RN कंप्लीट करनी है, BSN करनी है, MSN करना है, PhD करनी है, पीछे से आपको जो है मोटिवेशन मिल रही है। तो
इससे आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और इसी तरह से आपकी जो अपने एक्सपेक्टेशन है, अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी GPA 3 से ऊपर आनी चाहिए और आपने अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट की हो, तो उसको हासिल करने के लिए भी फिर ज़ाहिरी तौर पर आपने मेहनत करनी होगी, आपने जो है कोशिश करनी होगी। और जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोशिश जो है वो रायगान नहीं जाएगी, वो ज़ाया नहीं होगी और आप फिर अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को हासिल कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इस यूनिट के पार्ट 2 में हम ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक में, तो कमेंट बॉक्स में काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लेक्चर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आप थोड़ा सा भी हम मेरे लेक्चर से जो है सीख गए हो, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो, उनका भी अच्छा हो, वो भी सीख जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।